अब जो बात करेंगे वो पकड़े जाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रक में पाए जाने वाले ऐसे मटेरियल जो पूरे केंद्रक के क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, यही ना पढ़ रहे थे। उसमें से दो चीज़ें हम लोगों को निकल के आई। एक तो इसका नाम है क्रोमोसोम। जैसे इसका नाम किसी भी साइंटिफिक टर्म है तो उसका जो नाम है ना, उसी में आधा उसका डिफिनीशन या उसके कैरेक्टर छुपा हुआ है, उसका गुण छुपा हुआ है। जैसे इसका नाम है क्या, क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स क्या होगा? क्रोमो मीन्स कलर, और जोम मीन्स होता है बॉडी, कलर्ड बॉडी। तो सेल के अंदर जब सेल डिवाइड करती है, ये हमेशा निश्चित है कि जब सेल डिवाइड करेगी तभी क्रोमोसोम अपीयर होगा। अदरवाइज रेस्टिंग पोजीशन में जब सेल रेस्ट में है तो क्रोमोसोम अपीयर नहीं होता है, क्रोमोसोम नहीं बनता है। सारा जो क्रोमोसोम में पाए जाने वाले मटेरियल हैं वो क्रोमेटिन फाइबर के रूप में रहते हैं, ठीक है। तो जब सेल डिवाइड करती है तो ये अपीयर होते हैं। पहली बात, उसको क्या करना है, डिवाइड करने के क्रम में सारे न्यूक्लियस या केंद्रक के मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाना है। वो एक पैकेट की तरह काम करता है, लेकिन ये पैकेट सभी स्पीसीज में, कल बताया था ना कि सभी जीवों में अलग अलग नंबर में अपीयर होता है और वो नंबर फिक्स होता है सभी जीवों में। मतलब नंबर फिक्स होता है कि जब सेल डिवाइड करेगी तो इस जीव में इतना क्रोमोसोम अपीयर होगा। सपोज दैट कि ह्यूमन में कितना क्रोमोसोम अपीयर होता है, 46, इतना ही। उसी तरह पौधों में भी, सभी जीवों में जो एक स्पीसीज है, प्रजाति है, उस प्रजाति का क्रोमोसोम नंबर फिक्स है कि जब सेल डिवाइड करेगी तो उतना ही पैकेट बनेगा उसको सारे न्यूक्लियस के मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए वो पैकेट होता है। और क्रोमोसोम का एक ही काम है कि जो न्यूक्लियस में मटेरियल है जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाए, तो पैकेट टाइप काम करता है। क्रोमो कलर्ड और सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो सारे मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, तो न्यूक्लियस के अंदर आप जानते ही हैं कि कल पढ़े ही थे कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड है कि नहीं, पढ़े थे ना। न्यूक्लिक एसिड है, तो जब न्यूक्लिक एसिड को इन्हें ट्रांसफ़र करना है तो इस क्रोमोसोम में न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है तो कौन कौन से हैं, एक न्यूक्लिक एसिड है। अब एक साल एग्जाम में यही पूछा था कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में आया था, सब लोग जानते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है, और इसका फुल फॉर्म देखते हैं। ऐसा मतलब इसका फार्मूला बनाया जाए कि सबको याद हो जाए। जैसे ये है डीएनए, और ये बहुत फेमस भी है। बहुत लोग कहते हैं तुम्हारा डीएनए खराब है, डीएनए चेंज करो। इसका डीएनए चेंज हो गया,
फेमस है कि नहीं? डीएनए चेंज हो गया, सुने हो? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसी फॉर्म में सारे मैसेज स्टोर है डीएनए के फॉर्म में। अब डीएनए में ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तुम जानते ही हो, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जानते हो ना? तो इसका जो फुल फॉर्म है लिखा हुआ है डी। डी मीन्स क्या होगा? इंग्लिश पढ़ने वाले बताएं, जो इंग्लिश पढ़ते हैं, डीएन भी पढ़ता है, नहीं पढ़ते? वो डाई है, DI। ये डाई नहीं लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। क्या हुआ? क्या कर रहे ना? अपोजिट वाला ना सही कहा। मतलब डी मतलब ना। क्या ना? इसमें ऐसा कुछ कैरेक्टर है जिसमें कुछ ना है, इसीलिए इसको डी लिखा गया है। कौन सा ना है? ऑक्सी। इसमें ऑक्सीजन ना है, डी मतलब ना, ऑक्सीजन नहीं है। किसमें? राइबोज एक शुगर है, वैसे ही शुगर है जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, ये सब शुगर ही है। उसी तरह राइबोज एक ऐसा शुगर है जो केवल डीएनए में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। जो सेल का जेनेटिक मटेरियल है, जो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, केवल वो शुगर उसी में पाया जाता है। और वो राइबोज जिसमें एक ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा राइबोज जिसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो, वो डीएनए में पाया जाता है। इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो क्या नहीं है इसमें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ना, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यही आप हिंदी में इसका बना सकते हैं, ये ऑक्सीजन को ना और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये हो गया डीएनए और हो गया ये। अब इसमें जो ऑक्सीजन है वो पूर्ण रूप से रहता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मटेरियल का मेन संरचना है डीएनए और आरएनए, क्योंकि इसी फॉर्म में, अब आप कहें कि डीएनए का कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें मैसेज स्टोर है, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं? कि कौन सा ऐसा फॉर्म है डीएनए का जिसमें मैसेज स्टोर है? आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि इसमें मैसेज स्टोर है? सारी चीज़ का मैसेज है। जितना आपकी बॉडी में कैरेक्टर है, किसी भी जंतु जीवों के बॉडी में कैरेक्टर है, वो डीएनए के फॉर्म में ही स्टोर है। अगर इसमें चेंज होता है तो पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखें कि जो फूल गोभी है, फूल गोभी वाइट कलर के अलावा भी आ रही है कि नहीं? हाँ, ब्लैक कलर, ब्राउन आ रहा है कि नहीं? तो वो उसके कैरेक्टर को कहाँ चेंज किया जा रहा है? इसी में चेंज कर दिया जा रहा है। डीएनए के कुछ ऐसे सीक्वेंस हैं जिसको चेंज करके आप उसको अपने इच्छा अनुसार कैरेक्टर प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास, अब ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम है, उसमें सारे डीएनए भरे हुए हैं। तो एक जेनेटिक मटेरियल बहुत बिग कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट का है, उसकी संरचना थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको डिटेक्ट करना, मैप करना आसान नहीं है। इसी के लिए बहुत सारे कंट्री मिल के 10 साल से 15 साल से एक प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम। तो सुने तुम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट?
जिससे क्या होगा कि हम डीएनए के सीक्वेंस को पढ़ के ये जान सकते हैं कि इसका कौन सा भाग किस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, समझ रहा? तो उसमें चेंजेस करके उस कैरेक्टर को बदल सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे डिजीज हैं कि वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। बहुत सारे जैसे डायबिटीज़ भी 65% जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक हेरिडिटी है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो आपके होने के चांसेज हैं, ठीक है? तो अब वो कैरेक्टर यहीं से स्टोर है, इसी में डीएनए में वो मैसेज की। अगर और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं, डायबिटीज़ तो एक मतलब जनरल एग्जाम्पल है। जैसे कुछ ऐसे डिजीज हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते ही होते हैं, जैसे हाँ बताओगे, उसका नाम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये 2-3 ऐसे हैं, सिकल सेल एनीमिया, और भी डिजीज हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई है किसी को, तो आप में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये वो मैसेज कहीं ना कहीं स्टोर है ना, तभी तो ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं? तो वो डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए किस चीज़ का बना है जिसे इतना बड़ा मैसेज स्टोर कर रहा है? किस चीज़ का बना है? ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। अब इसमें कुछ सीक्वेंस ऐसे बने हुए हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप केमिकली पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि डीएनए में किस तरह से सीक्वेंस अरेंज है और वो सीक्वेंस किस तरह से कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप जानिए कि डीएनए एक कैरेक्टर कंट्रोलिंग मटेरियल है। ये क्या है? कैरेक्टर कंट्रोलिंग मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी होगा तो आपके आने वाली जनरेशन में भी गड़बड़ी हो सकती है। और दूसरा जेनेटिकली कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला मटेरियल है कौन? क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का नंबर कभी कभी क्या होता है कि ये 46 से क्या हो गया 45 या 47, कैसे कब मतलब एक इस तरह के कंडीशन आया कि वो 45, 47 हो गया, तब भी जीवों के शरीर में मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज, मतलब बहुत तरह के असाधारण कैरेक्टर अवेलेबल हो जाएंगे जो उसको सामान्य से अलग करेंगे, ठीक है? तो क्रोमोसोम और डीएनए दोनों ऐसे संरचनाएं हैं न्यूक्लियस के अंदर कि सेल के कार्यों को तो कंट्रोल करते ही करते हैं, ये आने वाले जनरेशन के कैरेक्टर को भी कंट्रोल करते हैं और उस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी के माध्यम से वो दोनों जितने भी कैरेक्टर्स हैं या उसको क्वालिटी है या गुण है, को भी कह सकते हो आप में, जो भी गुण है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। तो कौन कौन से हैं? एक तो क्रोमोसोम है और वो डीएनए। डीएनए मॉलिक्यूलर है और एक ये फिजिकल है। इसमें अंदर आप यही कह सकते हैं कि ये फिजिकली ट्रांसफ़र करता है, सब मटेरियल को इकट्ठा किया और पहुंचा दिया। अब उस क्रोमोसोम में अंदर क्या है? अंदर मॉलिक्यूल भरा है किसका? डीएनए का। तो क्रोमोसोम बने होते हैं किसके? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसी तीनों के क्रोमोसोम बने होते हैं। तो फिजिकली ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में क्रोमोसोम, और केमिकली मॉलिक्यूलर लेवल पे उसमें डीएनए, ठीक है? यही 2 चीज़ें हैं न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मटेरियल को जानने के लिए। अब आप और भी
जीवों के क्रोमोसोम नंबर आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल से। आप लोगों के पास बहुत गूगल अगर टाइम होगा तो ये इस टाइम और जानने की जिज्ञासा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम तो सबके पास है, अगर जानने की जिज्ञासा नहीं है तो आप खोजना है कुछ, खोज रहे हैं कुछ, तो कुछ नहीं मिलेगा। ह्यूमन का हम बता दिए कि ह्यूमन में कितना होता है 46 क्रोमोसोम में अपीयर होगा एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय हमेशा नहीं, हमेशा उसमें नहीं देख सकते हैं कि आप 46 सेल डिवाइड कर रही है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि 46। अगर कुछ जैसे लिखा हुआ है कलर बॉडी, तो कुछ स्टेन कलर करने वाले रंग यूज किए जाते हैं। अगर सेलुलर संरचनाओं को अध्ययन किया जाए तो उसको कलर करने वाले रंग यूज किए जाते हैं, उसमें उसको रंगते हैं तब वो दिखाई देता है। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई, हम लोग इतना समझ में गया, बहुत अच्छे। अब एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी। तो सेल से रिलेटेड बहुत सारी खोजों आप जानते हैं कि सेल डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट वाले थोड़ा सा डेंजरस है। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। और लिविंग सेल किसने खोज किया? जो जीवित सेल, एंटोन वाल। तो इतनी सारी सेल से संबंधित खोजों के बाद अभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया कि सभी जीवों का निर्माण या सभी जीव सेल से बने हुए। न्यूक्लियस के खोज और या न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है, उसके बारे में ये सब चीज़ों एक निष्कर्ष पे पहुंचना आसान नहीं था। रॉबर्ट हुक ने खोज किया या सेल नाम दिए, तो एक लकड़ी के टुकड़े में, लकड़ी का टुकड़ा था जो एक डेढ़ सा, लकड़ी तो डेढ़ ही ना है, कॉर्ड को मतलब लकड़ी का टुकड़ा। और एंटोन वाल उनके 10 साल बाद ये डिस्कवर किए कि सेल बैक्टीरिया, तो वो इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि सभी जीव की यूनिट है क्रियात्मक और संरचनात्मक। ये निष्कर्ष पे पहुँचना आसान नहीं था कि सभी जीव सेल से बने हुए। अब 1840 के करीब 1839 और 42 के समय दो साइंटिस्ट हुए, स्लीडेन और स्वान, जिनका नाम है स्लीडेन और एग्जाम में आया था एक बार कि सेल थ्योरी किसने दिया। दो स्लीडेन और स्वान कलेक्टिवली मतलब संयुक्त रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि सभी जीव छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं, इकाइयों से बने हुए हैं, और उस इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेल। तो उससे पहले बहुत सारी खोजें हुई थी, लेकिन ये निष्कर्ष पे कोई नहीं पहुंचा कि सभी जीव सेल से बने हुए हैं। इतना आसान नहीं था। तो जो स्लीडेन और स्वान है, ये 1940 के करीब 1839 के करीब ये निष्कर्ष से पहुंचे कि सभी जीव, तो सेल थ्योरी दो ही सेल
वाक्यों का संयुक्त रूप है। दो वाक्य, वो दो वाक्य कौन कौन से हैं? पहला है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। कोशिकाओं से या इसके उत्पाद से, क्योंकि हम लोगों के पास तो नाखून भी है, नाखून तो भी तो कोशिकाओं का उत्पाद है, लेकिन वो तो डेड है। हेयर भी है, हेयर भी तो कोशिकाओं का उत्पाद है, लेकिन वो डेड है। तो सभी जीव कोशिकाओं से या इसके उत्पाद से ठीक है। ये एक सेंटेंस ये हो गया। तो स्लीडेन और स्वान यहीं तक सीमित थे। उन्होंने इस निष्कर्ष से पहुंचा कि सभी जीवों की संरचना छोटी छोटी इकाइयों से हुई है, जिसका नाम सेल। और सभी जीव को कलेक्टिव कर दिया, जो एक सही बात है, अब तक सही है। उसके बाद 4-5 साल बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। इनका नाम था रुडोल्फ विर्को, हिंदी में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सेल पहले से सेल रही है, ठीक है। ऑल सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सभी सेल पहले सेल रही है, तभी वो सेल है। तो सभी सेल, सभी कोशिकाएं एक कोशिका अगर इसका ये हुआ कि हम आर्टिफिशियली कोई सेल नहीं बना सकते। अगर कोई सेल है तो वो पहले सेल रही है, तभी ऑल सेल आर द प्रोडक्ट ऑफ प्रीवियस सेल। तो पहले की कोई सेल है तभी सेल बन सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम आर्टिफिशियली कोई सेल बना दिए और वो सेल ना रहा पहले। सभी सेल अपनी पहली सेल का ही उत्पाद है। तो रॉबर्ट बेको ने ये सेंटेंस इसमें जोड़ा कि सभी कोशिकाएं एक पहले भी एक कोशिका रही है, ठीक है। यही दो सेंटेंस, दो वाक्य क्या है? कोशिका सिद्धांत है। यही दो सेंटेंस, और कुछ नहीं है कोशिका सिद्धांत। पहला कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, और दूसरा कि सभी कोशिकाएं पहले कोशिका रहेगी, ठीक है। उसका सिद्धांत इतना ही। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए उसका सिद्धांत। अब आगे क्या पढ़ा जाए? आगे क्या है बताओ? हाँ, उतक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक उतक है। कोशिका में सारे जो टर्म बताए गए वो सब आ गया है समझ में। अब अपने से पढ़ना। अब आएगा नेक्स्ट है
नेक्स्ट है ऊतक। ऊतक सुने हम लोग? उधर पीछे वाले नहीं सुने हैं क्या? ऊतक क्या होता है? जैसे आप लोग कोशिका की जो परिभाषा है उसमें पढ़े हैं कि क्रियात्मक और संरचनात्मक। तो ऊतक में भी दो वर्ड कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि कोशिका के लिए कि जीवों की सबसे छोटी इकाई कोशिका। ऊतक के लिए भी कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। एक तो सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं। दूसरा है कि ये कोशिकाओं का समूह जो जिसकी उत्पत्ति और उसका फंक्शन, मतलब आप कह सकते हैं कि कार्य। कोशिकाओं का समूह जिसका उत्पत्ति और उसका कार्य समान हो उसे क्या कहेंगे? ऊतक। बहुत सारे ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक जगह से ना उत्पादित होकर दूसरे जगह पे उत्पादित होती है, तो एक एक्सेप्शन है। तो कोशिकाओं के समूह को अब किस टाइप का समूह? जिसकी उत्पत्ति और क्या कार्य, दो चीजें। जैसे कोशिका में क्रियात्मक और संरचनात्मक था, इसमें उत्पत्ति और कार्य समान हो उसे क्या कहेंगे? ऊतक। अब जैसे हम लोग बहुत सारी सेल ऐसी हैं जो ग्रुप में मिल के काम करती हैं, लेकिन उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता। बहुत ऐसी हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे अगर ह्यूमन बॉडी को ले लिया जाए, करीब कार्य के आधार पे 250 टाइप्स की सेल पाई जाती हैं। कार्य के आधार पर सबका कार्य अलग अलग है। लेकिन पौधों में देखेंगे, पौधों में तो अलग अलग 2 ही टाइप की हैं। तो अगर ऊतक को विभाजित किया जाए तो आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू और जंतु ऊतक और पादप। तो जंतु ऊतक में 4 प्रकार है और पादप में 2 ही है। तो जंतु ऊतक एक कॉम्प्लेक्स संरचना है, मतलब एक जटिल संरचना है, और पादप में क्या है? सिंपल है। तो इस बेस पे डिसाइड किया गया है कि कौन सी सेल किस प्रकार काम कर रही है, उस कार्य के आधार पे ऊतकों का निर्माण किया गया। जैसे सपोज है कि पौधों में 2 प्रकार की सेल है, एक मेरिस्टेटिक है और एक कौन है? और परमानेंट। एक मेरिस्टेटिक मतलब जो हमेशा डिवाइड करती है, हमेशा वो डिवाइड ही करती रहती है। वो कहाँ पाई जाती है? हमेशा डिवाइड करने वाली सेल कहाँ पाई जाएगी?
टिप टॉप पे, जहाँ पे उसका सबसे लास्ट है, पौधों का जहाँ पे लास्ट है वहाँ पे पाए जाएंगे मेरिस्मेटिक सेल, और परमानेंट जहाँ पे मेरिस्मेटिक डिवाइड होकर छोड़ देंगे। तो पौधों में जो लोकेशन है उसके आधार पर डिवाइड किया गया, लेकिन जंतुओं में लोकेशन के आधार पर नहीं डिवाइड किया गया। तो आगे आने वाले हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और इसका क्या कार्य है। आज के लिए बस इतना ही।